अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, आज का वीडियो हमारे नए बैच के अनाउंसमेंट के हवाले से रहेगा कि ई कैट एमडी कैट 2025 के लिए बैच कब से शुरू हो रहा है, क्या फीचर्स रहेंगे, कैसी फैकल्टी रहेगी, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, किन किन डेज में क्लासेस होंगी, टेस्ट किस तरह से होंगे, डाउट क्लासेस किस तरह से होंगी, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में क्या रहेगा, ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे के जहन में कुछ बुनियादी सवालात होते हैं उनका भी आंसर कर रहे होंगे। जैसे जब कभी भी बच्चा अपना ई कैट एमडी कैट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करता है तो सबसे पहले और सबसे फाउंडेशन क्वेश्चन या सबसे बुनियादी सवाल जो उसके जहन में आता है वो ये आता है कि भाई मैंने क्लास 11 में या अपने एएस लेवल पे फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो या मैथ्स पढ़ी, और क्लास 12 में या ए लेवल्स में भी मैं यही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं, तो ई कैट एमडी कैट के लिए मुझे दोबारा से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है किसी भी इदारे में जाके। देखो तो समझ लो, पहले इस बात को समझो। देखो मेरा बेटा, जब आप बोर्ड लेवल पे थे, जब आपके क्लास 11 के बोर्ड्स आने वाले थे, तो आप बताओ बोर्ड लेवल पे अच्छा टीचर कौन सा काउंट होता है। चलो फिजिक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा टीचर कौन सा होता है? जो फिजिक्स अच्छी पढ़ाता है? नहीं, होता तो यकीनन वही अच्छा टीचर है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूछ रहा हूं, अच्छा टीचर कौन होता है? वो टीचर सबसे अच्छा है बोर्ड लेवल पे जो आपको पेपर से एक हफ्ता पहले 7 सवाल दे, 6 सवाल दे और उसमें से 5 सवाल पेपर में आ जाए। आप बोलोगे यार ये टीचर तो बहुत ही जबरदस्त है, आप सबको रिकमेंड करोगे कि भाई इनसे ही पढ़ना, क्योंकि इनका गेस्ट पेपर 100% पेपर में जाकर लग रहा होता है। आप खुद सोचो, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। तो इसका मतलब जब आप बोर्ड लेवल पे अपना एग्जाम क्लियर कर रहे थे, वहां आपका ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पढ़ना नहीं था, मैथ्स पढ़ना नहीं था, केमिस्ट्री पढ़ना नहीं था, बायो पढ़ना नहीं था, पेपर में 100 मार्क्स लेना था, जो कि होना भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इस तरह से डिजाइन हुआ है हमारा कि पेपर में 100 मार्क्स लेने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट 5 ईयर करके आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। अब यहां पे पहला स्टार्क डिफरेंस क्रिएट होता है ई कैट एमडी कैट की स्टडी में। यहां पे आपके पास क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, प्योर कॉन्सेप्ट है, कोई रट्टा नहीं है। फिजिक्स के अंदर अगर बात करें स्पेसिफिकली, मैथ्स में बात करें, बायो में शायद थोड़ा बहुत रट्टा होगा, केमिस्ट्री में शायद नामों का थोड़ा बहुत रट्टा होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करें तो वो प्योर है। आपको या तो फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसकी बेस पे मसला हल कर लोगे, नहीं आता तो आप उसकी बेस पे मसला हल नहीं कर सकते। अभी मिसाल से समझ भी लेंगे। तो बोर्ड लेवल और ई कैट एमडी कैट की लेवल में पढ़ाई में ये डिफरेंस है। यहां पे आपके टेस्ट होते हैं कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ई कैट इज इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, एमडी कैट इज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो अगर आपने उस यूनिवर्सिटी में जाना है जिस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप 4 साल से ख्वाब देख रहे हो, 9th में आपने कुछ सोच के साइंस के सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे ना कि इंजीनियर बनना है, कुछ सोच के बायो के सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे कि डॉक्टर बनना है, फिर मैट्रिक पढ़ा आपने, फिर 11 में आके आपने उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स कंटिन्यू करे, फिर 12th में आके आपने सब्जेक्ट्स कंटिन्यू किए। 4 साल से आप जो ख्वाब देख रहे हो, जिस ख्वाब के पीछे भाग रहे हो, उसको अमली तौर पे शक्ल देने के लिए आपको ये टेस्ट देना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। और ये टेस्ट आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है। कोई बाबा नहीं होता यहां पे जो बाबा आपको ये बता दे कि भाई ये 200 सवाल कर ले, इसमें से 100 सवाल ई कैट में आ जाएंगे, ये 200 सवाल कर ले, इसमें से 100 सवाल मेडिकल में आ जाएंगे। हाँ, कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, लेकिन कोई हतमी बात नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती कि रिपीट होंगे। आप मेरे चैनल पे जितनी मैराथन अपलोड हुई हुई हैं उनको आप पढ़ के देखो। मैं शुरू में एक बात कहता हूं कि ये मैराथन सिर्फ इसलिए डिजाइन हुई है कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर दिए जाएं। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता होना चाहिए कि एक्स के अलोंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 रहेगी, तो अब इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर सकता है।
आपको पता होना चाहिए कि यार वेक्टर की एडिशन किस तरह से होती है, अब वो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करेगा उसके अंदर। आपको पता होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, अब उसमें वो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करेगा। आपको पता होना चाहिए सर्किट प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं, अब उसमें वो ब्रिज कॉम्बिनेशन दे, सीरीज कॉम्बिनेशन दे, पैरेलल दे, या इनको मिला के कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दे, वो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो क्या बिहेवियर रहेगा, अब वो जिस मर्जी चार्ज को दाखिल करता रहे। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात होती है। एक बात क्लियर करना, मिसाल से आपको बात समझाता हूं, शायद थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाए। देखो मिसाल से समझ लो, जैसे मेरा बेटा, चूंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो आपको उसी की मिसाल दूंगा। जैसे आपके पास करंट है, आपने क्लास 12 की फिजिक्स अभी पढ़ रहे होगे, तो करंट के बारे में, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और मेरा बेटा करंट के बाद डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन होता है, इसी की बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये कन्वेंशनल करंट है या इलेक्ट्रॉनिक करंट है। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। यानी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर हम कहते हैं। अब करंट को इन दोनों के होते हुए वेक्टर माना जाए या स्केलर माना जाए। आप क्लास 11 में पढ़कर आए हो कि वेक्टर्स वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, लेकिन हम करंट को क्या मान के चल रहे होते हैं, स्केलर मान के चल रहे होते हैं। और ये आपके पास पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। पास पेपर में जब आप मेडिकल के पास पेपर देखोगे तो डॉ के अंदर ये सवाल 2014 में पूछा गया। सेम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वालों ने 3 साल पहले 2011 में पूछा था कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन बच्चों के जहन में ये था कि करंट के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वो लगा के आ गए कि ये वेक्टर है, और उनका ये सवाल गलत हो गया। करंट स्केलर क्यों है? क्योंकि करंट वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता। करंट वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। सर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन तो हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अरे बहुत सारी चीजें भी ऐसी होंगी जिनका नाम पहली बार सुनोगे, आप परेशान नहीं हो। जैसे आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा था, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जो 9 मैट्रिक यानी कि पाकिस्तानी बोर्ड्स वाले बैठे हुए, उन्होंने ये क्लास 11 में पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है। जो कैम्ब्रिज वाले बैठे हुए, उन्होंने ये चीज़ अपने ओ लेवल्स के पहले चैप्टर में पढ़ी है, जो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स वाला चैप्टर है, वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। एक सवाल आता है, तकरीबन हर साल आता है एक सवाल, ठीक है। 5054 के पेपर में, 0625 में भी आता है। अब देखो हेड टू टेल रूल में क्या है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल लगाई और यहां से आपका ये रिजल्टेंट बना करता था। ये है मेरा बेटा आपके पास वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। नहीं तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यानी कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो थीटा पे बेस करता है। दो वेक्टर्स a और b को ऐड करने पे रिजल्टेंट r क्या आएगा, ये डिपेंड करता है कि a और b के दरमियान में एंगल कितना है, म्यूचुअल एंगल कितना है। अब थीटा चेंज करोगे तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर 3 न्यूटन का है, एक वेक्टर 4 न्यूटन का है, तो इसका रिजल्टेंट क्या क्या पॉसिबल है? इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक सारे पॉसिबल है। इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट 5 न्यूटन भी आ सकता है, 4 न्यूटन भी आ सकता है। इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट 2.5 न्यूटन भी आ सकता है, 6.5 भी आ सकता है। कोई भी रिजल्टेंट पॉसिबल है, ये सब थीटा को चेंज करके हो रहा है। अब करंट इस तरह से ऐड नहीं होता। करंट की एडिशन थीटा पे डिपेंड नहीं करती, करंट सीधा ऐड होता है। 3 एम्पियर को 4 एम्पियर में जोड़ो, 7 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ये स्केलर एडिशन है, नंबर्स को जोड़ना, जो बचपन में आप करते थे ना। अरे भाई बचपन से आज तक नंबर की एडिशन तो पढ़ी है ना। 3 + 4 क्या होता है? 7 होता है। 7 + 2 क्या होता है? 9 होता है। 8 + 1 क्या होता है? 9 होता है। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स में अगर 3 और 4 लिखा है या 1 और 6 लिखा है, तो ऐसा नहीं कि ऐड करके हमेशा 7 ही आएगा। वो आंसर ऐड करके कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर हो गया? इस वजह से करंट को आप कैसे ट्रीट करते हो? स्केलर ट्रीट करते हो। सर और कोई मिसाल दें, एक मिसाल से समझ में नहीं आई बात। अच्छा चलो यहीं से मिसाल एक और निकाल लेते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है यार, पूरी फिजिक्स पढ़ी है तुम लोगों ने, पूरी फिजिक्स में कोई भी चीज कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ी हुई। तो अब देखो, अगर हम दो वेक्टर के दरमियान के एंगल की बात करें, तो अब देखो समझना जरा। ये मान लो एक वेक्टर ए है, ये मान लो एक वेक्टर बी है, ये भी एंगल है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये भी एंगल है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये भी एंगल है। नोट करो। अब इसमें से म्यूचुअल एंगल आप किसे कहोगे? ये देखो, ये दोनों की टेल के दरमियान में बन रहा है। ये एक का हेड है, एक का टेल है।
ये दोनों का हेड है, जो अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला। अब इसके अंदर से आपने म्यूचुअल एंगल किसे लेना है, टेल टू टेल को, हेड टू टेल को, या हेड टू हेड को। इस बेसिस पे भी एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर में और प्यास के अंदर एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है जो मेरी एनईडी की मैराथन में मौजूद भी है। तो अब म्यूचुअल एंगल किसे ले सर, और कोई मिसाल दे दें सर। चलो और मिसाल ले लो भाई। देखो आपके पास रेडियो एक्टिविटी का नाम आपने सुना होगा। रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हुए आपको यह बात सबसे आसान होती है पढ़ाना कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, वो एलिमेंट सारे जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, जो कि बिल्कुल गलत और बेकार बात है। ठीक है, वजह यह है कि 83 एटॉमिक नंबर के ऊपर आपके पास मौजूद है बिस्मथ, और बिस्मथ आपके पास रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो सर यहां पे फिर 82 की जगह पे 83 आना चाहिए, बेटे अभी भी बेकार बात है। रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? ये तो रीजन हो नहीं सकता भाई। एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होने से क्या ऐसी बरकत आ गई एलिमेंट में कि एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो गया? अगर आपको लगता है कि ये रीजन है, एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर जाने पर कोई जादू हो जाता है न्यूक्लियस में कि जिसकी वजह से एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन का जो ये वाला आइसोटोप है जिसको आप ट्रीटियम या ट्राइटियम कहते हो, इसका एटॉमिक नंबर देखो क्या है, 1 है। और हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसी तरह कार्बन का जो ये वाला आइसोटोप है C14 वाला, ये रेडियो एक्टिव है। ये कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। आप में से जो ओ लेवल्स वाले बैठे होंगे उन्होंने तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए हैं, बाकी सबके लिए मैं बता देता हूं। कार्बन डेटिंग क्या होती है, जो आपके फॉसिल्स, जो आपके कह लो कि चीजें जमीन के अंदर दबी हुई होती है ना, आपने सुना होगा ना मोहनजोदड़ो के बारे में कि ये 4000 साल पुराना है, कोई और शहर निकला ये 6000 साल पुराना है। अब बोलो ऐसी लंबी लंबी फेंक रहा है, इसे क्या पता 6000 साल पहले ये चीज़ अंदर दफन हुई थी। तो ये चीज़ हमें कार्बन डेटिंग की मदद से पता चलती है। और कार्बन डेटिंग करने के लिए आपको कार्बन का C14 आइसोटोप चाहिए होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर देखो, इसका एटॉमिक नंबर देखो, क्या ये एटॉमिक नंबर कहीं से भी 83 के पास पास भी नजर आ रहे हैं? तो रेडियो एक्टिव का एक्चुअल रीजन क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है एक्चुअल में? तो उसका एक्चुअल रीजन होता है अनबैलेंस फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस होती हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स होती है। जब ये अनबैलेंस होती है तो रेडियो एक्टिविटी होती है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ रहे, परेशान नहीं होना। मजीद किसी ने तसल्ली करनी हो ना कि ई कैट, एमडी कैट और बोर्ड लेवल में क्या डिफरेंस है, तो मैंने एक कह लो कि मुहिम शुरू करी हुई है, डिटेल लेक्चर सीरीज के नाम से। इस चैनल पर डिटेल लेक्चर्स अपलोड करता हूं। आपने क्लास 11 में जो भी चैप्टर पढ़ा है, उसका कोई भी टॉपिक आपको दिल करता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, उसका लेक्चर क्लास 11 तकरीबन मुकम्मल हुई हुई है, 1-2 चैप्टर बाकी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी होते जा रहे हैं। उसका लेक्चर आप जाके पढ़ो, आपको आइडिया हो जाएगा एक्चुअल में वो टॉपिक क्या था, आपको बोर्ड में सिर्फ 100 नंबर लेने के लिए क्या पढ़ाया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट का गैप है ना, इसे कवर करने के लिए आपको ई कैट, एमडी कैट का पढ़ना जरूरी होता है। बहुत सारे यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड है। मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन मैंने तकरीबन 11 लेक्चर्स में पढ़ाया है, वेक्टर्स तकरीबन 17 में पढ़ाया है, मोशन वाला चैप्टर मैंने तकरीबन 30 लेक्चर में पढ़ाया है। सिमिलरली सर्कुलर मोशन भी इसी तरह से 17-18 लेक्चर्स में पढ़ाया है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने के बाद आपका दिल करता है केपीके बोर्ड की किताब पढ़ो, फेडरल की किताब पढ़ो, पंजाब की पढ़ो, आगा खान की पढ़ो, ज़ियाउद्दीन की पढ़ो, बलूचिस्तान की पढ़ो, सिंध की पढ़ो, नई पढ़ो, पुरानी पढ़ो, ए लेवल्स की किताब पढ़ो, ए लेवल की डेविड सेंग की पढ़ लो, माइक क्रेंडल की पढ़ लो, जिसकी किताब दिल करता है पढ़ लो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होते हैं ना, तब आपको मसला नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है पहला मसला आपका हल हो गया होगा, ई कैट, एमडी कैट के लिए पढ़ना क्यों जरूरी होता है। बोर्ड लेवल पे आप क्या करके आए हो मसला नहीं है, मैं आपको अभी भी दोषी नहीं ठहरा रहा। मैंने स्टार्ट में कहा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है कि मैक्सिमम या अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ से जाते हो। लेकिन अब जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है वहां जाने के लिए भी एक सिस्टम डिफाइन है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका टेस्ट क्लियर होगा, वरना आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। अब सर इसके अंदर आप जो हम लोगों को पढ़ाएंगे इसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे या ट्रिक्स होंगी? बेटे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा।
कॉन्सेप्ट भी होंगी, ट्रिक भी होगी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे और ट्रिक्स भी बता रहे होंगे। ट्रिक्स किस लिए होती हैं भाई? टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे जनरली आपके पास हर यूनिवर्सिटी अपना अपना पेपर कंडक्ट कर रही होती है ई कैट में। जैसे प्यास का अलग है, नस्ट का अलग है, GI का अलग है, फास्ट का अलग है, UET का अलग है, NED का अलग है, मेहरान का अलग है, दाऊद का अलग है। हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है। मेडिकल में तो चलो 3 टेस्ट होते हैं ना, एक PMDC का होता है, सबके लिए हो जाता है, MBBS BDS के लिए। एक आगा खान अपना लेता है, NUMS अपना लेता है। अब जर्नल अगर मैं बात करूं ना, तो होता क्या है, आपके पास ना हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है। तो जर्नल इसलिए बता रहा हूं, 1 मिनट होता है आपके पास एक MCQ के लिए, 1 मिनट फॉर 1 MCQ। अब आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट आपका बहुत धांसू तरीके से क्लियर है, जबरदस्त तरीके से क्लियर है, लेकिन अगर आप उसे 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सके, अगला मिनट लिया आपने, तो वो अगले MCQ का टाइम आप खा गए। अगला मिनट लिया, तीसरे MCQ का टाइम खा गए आप। 5-6 मिनट एक MCQ पे लगा दिए, तो फिर अगले साल दोबारा पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 MCQ का टाइम तो आप खुद ही खा गए यहां से उठ के। अब ये सारी बातें आपको किसी ट्रेडिशनल ऑफलाइन कोचिंग में नहीं बताई जाएंगी। क्यों? क्योंकि मसला ये है, होता क्या है आपके पास, एक चीज होती है बच्चे, ऑनलाइन और ऑफलाइन में ना बुनियादी फर्क क्या होता है। यहां पे हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है जो सब बच्चों को एक जैसी फैकल्टी पढ़ा रही है। ऑफलाइन में ऐसा हो नहीं सकता, लिमिटेशन है भाई, क्लास की स्ट्रेंथ लिमिटेड होगी ना। क्लास में 200 बच्चा बैठ सकता है, अगले बैच में फिर 200 बैठेगा, अगले बैच में फिर 200 बैठेगा। एक टीचर दिन में लेट से 4 बैच पढ़ा रहा है, तो 4 × 2 800 बच्चे अच्छे वाले टीचर ने पढ़ा दिए। अब अच्छे वाले टीचर की तो कैपेसिटी खत्म हो गई, उसका टाइम यूटिलाइज हो गया। अब जो 801वां बच्चा आएगा, पैसे उसने भी पूरे दिए हुए, लेकिन उसको वो अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाती है, एक ही फैकल्टी है, सारे बच्चों को वो एक जैसी फैकल्टी पढ़ा दी होती है। तो 801वां बच्चा हो या 1001वां बच्चा हो, टीचर आपके पास जो लेक्चर डिलीवर करता है एक जैसी क्वालिटी का रहता है। यही वजह है कि इस साल हमारे बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास IBA में पोजीशन आई है, IBA CS में। हमारे पास GI में अच्छा रैंक आया है। हमारे पास NED में पोजीशन आई है, NED राउंड 1 रमीज कामरान की पोजीशन, जिसका पॉडकास्ट भी है सर हाशिम के चैनल पे अपलोड है, ठीक है। तो इसी तरह राउंड 2 में सिराजुल हक की पोजीशन आई है। इसी तरह आपके पास NTS कॉमसेट में बेस्ट रिजल्ट आया है। आगा खान में हमारे 3 एडमिशन हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जर्नी बढ़ती है, ठीक है। मेडिकल का तो अभी पेपर होना है 22 सितंबर को, अभी तक हुआ ही नहीं है। इसी तरीके से दाऊद का पेपर अभी कल परसों हुआ है, कल हुआ है मेरा ख्याल है 11 अगस्त को। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे पास, वजह उसकी यही थी। अच्छा सर, टाइम मैनेजमेंट का भी बता दिया आपने। अच्छा सर, और भी बता दें इस बैच में क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं। अच्छा बेटे, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ बैच के फीचर्स में जाने से पहले। बेटे, जब आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है या आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर आपको ना बेसिक मैथ्स भी कराई जाती है। बेसिक मैथ्स हर न्यूमेरिकल के साथ आपको करा दी जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके। बेसिक मैथ्स में क्या होता है कि भाई आपने जब स्क्वायर निकालना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, या रूट निकालना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालनी है, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी है, कोई ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, कोई फ्रैक्शन का सवाल है, कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई डेसिमल का क्वेश्चन है, तो वो कैसे करोगे? वो सब करते हैं हम। जैसे आपको मिसाल से समझाता हूँ। आपको अभी यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई आप 35 को ऐसे 35 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो मेरा बच्चा, एक तरीका तो ये कि आप ऐसे 35 को 35 से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। एक दूसरा आसान तरीका आपको बता देते हैं। 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 25। ये क्या लिखा है? 3 से बड़ा नंबर 4, 3 4 जा 12, ये आंसर आ गया। चेक कर लो, फिर देख लो। 45 का स्क्वायर निकालना है, 5 की वजह से यहाँ पे क्या आ गया? 25। ये क्या लिखा है? 4 से बड़ा नंबर 5, 4 5 जा 20, 2025 45 का स्क्वायर है। और चेक कर लो, लेट से 65 का स्क्वायर निकालना है, 5 की वजह से आ गया 25। ये क्या लिखा है? 6 से बड़ा नंबर 7, 7 6 जा 42, आ गया आंसर। ये आंसर आ गया। सर अगर एंड में 5 ना होता, अगर 3 डिजिट होता, तो भैया अभी सिखा रहा थोड़ी हूं, अभी तो बता रहा हूं कि ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें होती हैं और ये सब चीजें
करने की वजह से ही आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये आपके पास था कहानी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो बैच है इसके अंदर फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं बच्चे। लाइव क्लासेस होती है, जूम एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस होती हैं। किस सब्जेक्ट की? डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में एनरोल होना चाह रहे हो। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, मैथ्स की, इंग्लिश की, लॉजिकल रीजनिंग की, सबकी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। इंग्लिश सब बता दिया ना मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर की भी होती है, ठीक है। अगर आप किसी वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते या आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, इंटरनेट ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन या कोई भी XYZ, आपको किसी की शादी में जाना है, किसी की बर्थडे में जाना है, कोई XYZ रीजन है, तो भाई रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अच्छा, जो भी टीचर वहां पे लिख रहा होता है, जो भी आपके पास आपका वर्चुअल व्हाइट बोर्ड है, उस पर जो भी कुछ टीचर लिख रहा है उसकी PDF फॉर्मेट में कॉपी आपको ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास डाउट क्लासेस होती हैं। डाउट क्लासेस क्या है? टीचर ने क्लास ली, क्लास के अंदर उसने आपको 7-8 सवाल सॉल्व कराए, 6-8 सवाल आपको होमवर्क में दे दिए करने के लिए। अब बाद में जब आप तैयारी कर रहे हो, मान लो आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो या लेक्चर रिवाइज कर रहे हो, तो आपके जहन में कोई डाउट आता है, तो हमारे पास डाउट क्लासेस होती हैं वीकली। डाउट ग्रुप्स भी होते हैं और डाउट क्लासेस भी होती हैं। उस डाउट क्लास में आप जाओ, वीक में डेजिग्नेटेड टाइम पे आपके सब्जेक्ट की डाउट क्लास होगी, आप जाओ, डाउट टीचर से अपना मसला पूछो, हल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास है TPP वाला। ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलने वाला, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और ये इतना जबरदस्त फीचर है, जो मैं अभी रमीज कामरान बच्चे का नाम ले रहा था, जो हमारा इसी साल का राउंड 1 का टॉपर है, 96% मार्क्स स्कोर किए NET के अंदर, और अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने जा रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे उसे। तो उसका आप पॉडकास्ट देखो, उसमें वो बताता है कि जो TPP वाला फीचर है वो किस तरह से उसके लिए हेल्पफुल रहा NET में अच्छा स्कोर करने के लिए। कहते हैं कि 90% क्वेश्चन जो थे दे वर डायरेक्टली मिलते जुलते फ्रॉम दीज TPP क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट। तो TPP है क्या? हर क्लास के साथ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, हर क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? हर क्लास में लेक्चर में ही क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं कि आपकी ना साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर्स कवरेज हो रही होती है, टॉपिकल प्रैक्टिस कवरेज हो रही होती है। फिर बाई वीकली टेस्ट होते हैं, हर 2 हफ्ते में आपका टेस्ट होता है। जैसे मान लो इस संडे टेस्ट हुआ, अगले संडे नहीं होगा, उससे अगले संडे टेस्ट होगा। हर 2 वीक के बाद जो टेस्ट होगा उसमें आएगा क्या? जो आप 14-15 दिन में पढ़ लोगे उसका टेस्ट आएगा, उसका रिजल्ट भी पब्लिश होगा, आपको पता चलेगा आपकी रैंक क्या थी, और उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी मिलेगा, रिटन सॉल्यूशन आपको, ठीक है। रिटन सॉल्यूशन मिल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन था, ये उसका सॉल्यूशन है, जो आपने गलती करी है भाई देख लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा डाउट क्लास में चले जाओ। अच्छा, क्लासेस मेरा बेटा हमारे पास वीकेंड पे होती है, सैटरडे संडे या फ्राइडे की रात में भी होती है। फ्राइडे की रात में कब होती है? 9:30 के बाद होती है। सारे कोचिंग तकरीबन 9 बजे तक क्लोज हो जाते हैं, तो 9:30 से ऑनवर्ड क्लासेस होती है। सर इतनी ज़्यादा क्यों होती है? मैं सिर्फ सैटरडे संडे करा लें? देखो बच्चे, आप किसी ऑफलाइन में जाओगे ना तो आपकी बात सही है कि वो सिर्फ सैटरडे संडे में क्लास लेते हैं, 3-3 घंटे की एक क्लास। मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पे ना जितने टीचर्स हमारी टीम में शामिल हैं वो प्रोफेशनल से ज़्यादा पैशनेट हैं अबाउट टीचिंग, अबाउट योर करियर, आपसे ज़्यादा वो पैशनेट होते हैं। तो होता क्या है, हमारे साल के स्टार्ट में ना प्लानर्स रोल आउट होते हैं। जब प्लानर बनते हैं तो टीचर को पता होता है यार मुझे इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए। कोर्स को पढ़ाने में और उस कोर्स को हप करने में फर्क होता है। कोर्स हप करने से क्या मुराद होती है? आप आज भी अपने इलाके में किसी अच्छे ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, उनको बोलो मुझे MD कैट के बैच में एडमिशन चाहिए। MD कैट का टेस्ट कब है? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को टेस्ट है, 12 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, तकरीबन 1 महीना 10 दिन बाकी हैं। आपको भी पता है कि ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आपको कोई फिजिक्स के 20 चैप्टर, बायो के 20-25 चैप्टर, केमिस्ट्री के 20-22 चैप्टर सब पढ़ा दे इस 1 महीना 10 दिन में, अच्छे से पढ़ा दे, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप अभी नंबर निकालो किसी अच्छे ऑफलाइन कोचिंग का अपने इलाके के, उससे पूछो सर मुझे एडमिशन मिल जाएगा, बोलेगा मिल जाएगा एडमिशन। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके पास उन्होंने आपको कोर्स
पढ़ाने से ज्यादा कोर्स को भगाना है। यहां पे जो आपकी ज्यादा क्लासेस हैं उसका रीजन ये होता है कि आपको कोर्स को प्रॉपर्ली पढ़ाया जाए, प्रॉपर टेस्ट लिया जाए। जब हमारे भी आखिर वाले बैचेस आना शुरू होते हैं तो हम उनको रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है पढ़ाएंगे अगर वो सब चीजें क्लासेस के अंदर लाइव तो क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो उसको इंप्रूव करने के लिए कि क्वालिटी हमारी सस्टेन रहे, हम थोड़ी सी फिर रिकॉर्डिंग रोल आउट करते हैं, लेकिन वो आखिर के बैचेस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासेस होती हैं बच्चे। बाकी फैकल्टी मेरा बेटा हमारे पास सारी की सारी आउटस्टैंडिंग फैकल्टी रहती है। जिस तरह से आप, ये पूरा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप देखो अच्छे से। जो फिजिक्स का टॉपिक आपको नहीं समझ में आता आप देखो। जिस तरह से ये टॉपिक पढ़ाया गया है बिल्कुल वैसे ही बायो के टीचर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाले पढ़ाते हैं, LR वाले पढ़ाते हैं, मैथ्स वाले सर हाशिम जिया छोटा भाई है मेरा, वो पढ़ाता है। उनका भी चैनल मौजूद है मैथ्स फ्लिक्स के नाम से, उसको देखो आप। ठीक है, अच्छा मेरा बेटा हमारे पास पिछले सालों के रिजल्ट मैंने आपको इसी साल के रिजल्ट्स कोट कर दिए जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस आई हैं। इसके अलावा पिछले साल में जो हमारे मेडिकल के थे स्कोर, क्योंकि इस साल का मेडिकल का स्कोर अब तक आया नहीं क्योंकि 22 सितंबर को टेस्ट है। 90+ स्टूडेंट्स हमारे इनरोल हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस पाकिस्तान। बुक्स कौन सी पढ़ाएंगी मेरा बेटा? आप न्यू बुक्स पढ़ाई जाएंगी आपको हर सब्जेक्ट की। पास पेपर मेरा बेटा टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपकी कवर करा दी जाती हैं, टॉपिकल पास पेपर में, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। अर्ली बैच का फायदा क्या होता है? ये जो मैं अभी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं ये मेरा बेटा पहले बैच की है। अर्ली बैचेस का फायदा क्या होता है कि आपके मल्टीपल रिविजन्स हो रहे होते हैं। जो आपके पिछले साल वाले होंगे उनसे पूछना, बैच 1 वालों का कम से कम 2 से 3 दफा लाइव क्लासेस में कोर्स रिवाइज हुआ है, क्योंकि जो नए बैचेस आ रहे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं और पुराने वालों को भी उनका एक्सेस देते हैं कि भाई आप भी पढ़ लो। तो मल्टीपल रिविजन्स हो रहे होते हैं, कोर्स जल्दी खत्म हो जाता है तो आपके पास अपना रिवीजन करने का टाइम होता है, अपना शेड्यूल बना के पढ़ने का टाइम होता है, अपने प्लानर से चलने का टाइम होता है। तो ये सारी चीजें आपको अर्ली बैच में मिल रही होती हैं। अब आखिर में एक बड़ी डिबेट आती है कि सर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में क्या बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स तो मैंने आपको पढ़ाते हुए या समझाते हुए गिनवा दिए कि ऑनलाइन के अंदर बेस्ट फैकल्टी अक्रॉस ऑल स्टूडेंट्स रहती है, ऑफलाइन में बेस्ट फैकल्टी लिमिटेड टू सम स्टूडेंट्स रहती है। ऑनलाइन में आपको अपने घर के कंफर्ट से कहीं जाना नहीं पड़ता, आपका ट्रेवल एक्सपेंस, आपका ट्रेवल कॉस्ट, खच्चल ख्वारी आपकी बचती है, आप ट्रैफिक में ख्वार नहीं होते, आप दोस्तों के साथ जाके टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू चिट चैट में। बेटा ये आपका इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि जो आपने 4 साल सोचा है ना उसको ये या तो हाँ करेगा या ना करेगा। आप 4 साल इंजीनियर बनना चाहते थे तो ये टेस्ट अगर खुदा ना खास्ता क्रैक नहीं कर पाते आप तो वो खत्म हो जाएगा। अगर ये टेस्ट क्रैक नहीं कर पाते तो आपका वाइट कोट का जो ख्वाब है वो अधूरा ही रहेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये फर्क है ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर। फिर ऑनलाइन में आपके पास रिकॉर्डिंग मटेरियल ये सब चीजें अवेलेबल रहती है, आप उसको जब दिल करे एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए और अच्छे से पोजीशन लेकर आते हैं यहाँ से। ठीक है बच्चे, अब सर आखिरी बात ये भी बता दें कि इसके अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन का क्या सिनारियो है। अब देखो मेरा बेटा ये जितने फीचर्स मैंने आपको गिनवाए ना, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, नोट्स, मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में, बाई वीकली टेस्ट, मल्टीपल रिविजन्स, ये सब चीज़ों की फीस मेरा बेटा 1 टाइम 6,500 रुपये। ठीक है, एक दफ़ा की फीस है 6,500 रुपये। इस कलील फीस में ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल रहेंगे जब तक आपका ई-कैट या एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, और ये वाली फीस अर्ली बर्ड डिस्काउंट है मेरा बेटा, कब तक? 18 अगस्त तक। एक्चुअल फीस इस बैच की जो है वो हमारे पास 7,000 है, 1 टाइम पेमेंट, जो कि 18 अगस्त के बाद होगी। 18 अगस्त तक या उससे पहले अगर आप रजिस्टर कराते हो तो 6,500 रुपये फीस है, और ये एक ही बार पे करनी है, हर महीना पे नहीं करनी है। अच्छा, पे कैसे करनी है? आप बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी पे कर सकते हो, वो डिटेल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर पेमेंट ऑप्शंस में सब मौजूद है, या आप इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हो। आप इजी पैसा के थ्रू इस नंबर पे पे कर सकते हो, जैस कैश, यू पैसा के थ्रू भी नंबर पे पे कर सकते हो। जब आपने फीस पे कर दी किसी भी मर्चेंट के पास जाके, चाहे वो इजी वाला हो, जैज वाला हो या यू वाला हो, अब तरीका क्या है रजिस्टर होने का, गौर से सुन लेना। जो आपकी ट्रांजैक्शन की स्लिप होगी, अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जो बैच है, ई-कैट, एमडी कैट, बीएस,
और जो आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है ये लाजमी मेंशन कर देना, क्योंकि हम इसी फीस में क्या कर रहे होते हैं, जो बच्चा हमारे पास आगा खान का होता है उसके लिए हम साइंस रीजनिंग की क्लास या मैथ्स रीजनिंग की क्लास अरेंज कर रहे होते हैं। साइंस रीजनिंग तो सब्जेक्ट के साथ हो जाती है, मैथ्स रीजनिंग की क्लास अरेंज कर रहे होते हैं। जो IBA वाला बच्चा होता है उसके लिए हम अलग से इंग्लिश की क्लासेस अरेंज कर रहे होते हैं। तो वही सब चीज़ें हमारे पास इसी के अंदर हो रही होती हैं। टारगेट यूनिवर्सिटी मेंशन कर देना। सिमिलरली जो आपकी ट्रांजैक्शन ID है, जब आप पेमेंट करोगे तो मेरा बेटा यहां पे ना एक ट्रांजैक्शन ID लिखी होती है जो ये बताती है भाई इस ID के थ्रू ये पैसे ट्रांसफर हुए। ये ट्रांजैक्शन ID और ट्रांजैक्शन स्लिप की एक क्लियर पिक्चर आप व्हाट्सएप कर दोगे इस नंबर पे 0308891324। ठीक है, ये नंबर हमारे जो एडमिन वाले भाई हैं हमजा अशरफ, इनके पास चला जाएगा और अल्टीमेटली वो आपको विद इन 24 आवर्स ऐड कर देंगे। 24 घंटे में आपको ऐड कर दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी, अच्छा इस नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं उठाएगा, ये एडमिन वालों के पास रहता है नंबर और ये एडमिशन की क्वेरीज के लिए डील करते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो इन्हें, ये आपका मसला हल कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है मुझसे डायरेक्टली तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो physics@bilal zia, ये सब स्मॉल के अंदर है, @gmail.com। physics@bilal zia, कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, @gmail.com। क्लियर हो गया। और एक और बात आखिर में मुकम्मल करने से पहले, अगर कोई बच्चा ऐसा है जैसे मेडिकल वाले कि सर हम आगा खान का पेपर भी देना चाहते हैं, नम्स का पेपर भी देना चाहते हैं, PMDC का भी पेपर देना चाहते हैं, तो क्या इस फीस को 3 से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं मेरा बेटा, ये बिजनेस नहीं है, सोसाइटी को एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इस फीस के अंदर। ठीक है, तो आप एक ही बार फीस पे करोगे, उसी एक फीस के अंदर आपकी आगा खान, नम्स और PMDC तीनों की तैयारी होगी। हमारे पास बहुत सारा बच्चा ऐसा आता है जो लिख के भेजता है सर मैं नस की तैयारी भी कर रहा हूं, NED की तैयारी भी कर रहा हूं। आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओ और सो कॉल्ड रिप्यूटेड ऑफलाइन कोचिंग में उनसे पूछो सर नस की तैयारी करनी है, बोलेंगे भाई 60,000 फीस है। NED की करनी है भाई 50,000 फीस है। सर दोनों के बैचेस में कर दें, पढ़ाना एक ही बार होगा लेकिन दोनों के बैचेस की मिला के पता नहीं क्यों 90,000 फीस हो जाती है। ठीक है, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ऐसा क्या अनोखा हो रहा होता है। हमने भी पढ़ाया था, वो एक ही बार पढ़ाना होता है, हम भी पढ़ाते रहे। तो आपके पास एक ही फीस है, हर उसके अंदर कोई अलग अलग फनकारी नहीं है कि भाई फास्ट का भी करना है, NED का भी करना है और नस का भी करना है, तो 3 फीसेस नहीं, एक फीस है। 1 टाइम पेमेंट है 6,500 रुपये 18 अगस्त तक, उसके बाद है मेरा बेटा 7,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी मुझसे डायरेक्टली आपने पूछनी है तो आप मुझे इसके ऊपर ईमेल कर सकते हो। पढ़ते पढ़ाते रहो, खुश रहो।